बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या हबीब अल्लाह। ला तदाद दरूद सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। मोहतरम व्यूअर, मैं मुश्ताक अहमद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम व्यूअर, आज मैं आपको मैदा और निज़ाम इंहज़ाम की मालूमात देने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप ये मालूमात सुनकर इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे और इस पर अमल करके आप, उम्मीद है कि बहुत सी बीमारियों से अपने आप को बचा सकेंगे। मोहतरम व्यूअर, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर भी कर दिया करें। मोहतरम व्यूअर, मैदा और निज़ाम इंहज़ाम, मैदा और निज़ाम इंहज़ाम। मैदा गैस्ट्रो असबी रेशों से बना हुआ एक जोफदार उज़्व है। मैदा क्या है? मैदा, इंसानी मैदा क्या है? असबी रेशों से बना हुआ एक जोफदार उज़्व है। इसकी शक्ल थैलीनुमा लंबे कद्दू से मिलती जुलती है। ये 3 तहों का बना हुआ है। हर तह बारीक असबी तार हैं। हर तह में बारीक असबी तार हैं। इन्हें लीफ रेशे कहते हैं। इन्हें गोश्त ने घेर रखा है। एक तह के रेशे लंबाई के रुख पर वाक़े है, दूसरी तह के रेशे चौड़ाई के रुख और तीसरी तह के रेशे तिरछे हैं। फम में मैदा, मुंह पर असबी रेशे ज़्यादा होते हैं और उसके निचले हिस्से में गोश्त ज़्यादा होता है। मैदे की अंदरूनी सतह रुएदार है। मैदे की अंदरूनी सतह रुएदार है। मैदे पेट के दरमियान कदरे दाएं तरफ महफूज तरीके से वाक़े है। इस अंदाज में मैदे की बनावट में अल्लाह ताला की बड़ी लतीफ़ हिकमतें कार फरमा है। यही बीमारियों का घर भी है। मैदे को बीमारियों का घर भी कहा जाता है। मैदे को बीमारियों का घर क्यों कहा जाता है? ये इंसान पर मुनहसर है कि इंसान क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे खाता है, कितना खाता है, कितना पीता है। अगर एक ग़िज़ा खाई हुई है, थोड़ी देर बाद फिर दूसरी खा लेता है, तो ज़्यादा चीज़ें बैक वक्त खा लेने से ये ग़िज़ा हज़म नहीं होती। ग़िज़ा ज़रूरत से ज़्यादा खा लेने से भी निज़ाम इंहज़ाम मुतासर होता है और इसीलिए मैदा काम करना छोड़ देता है। तो मैदे को बीमारियों का घर कहा गया है। यही ग़िज़ा हज़म होने का पहला मकाम है। यही ग़िज़ा पकती है, फिर यहीं से निकलकर आगे जिगर और आंतों की तरफ चली जाती है। खुराक के जिगर में जाने या ना जाने के बारे में उस्ताद डॉक्टर कामिल शहादा, जो अमल इंहज़ाम के स्पेशलिस्ट है, की तहकीक के मुताबिक ग़िज़ा के हज़म होने का अमल मुंह से शुरू होता है। चबाने की वजह से ग़िज़ा बारीक अज्जा में तकसीम हो जाती है। इसमें लुआब दहन शामिल हो जाता है, जिसमें बाज़ ऐसे अज्जा भी मौजूद होते हैं जो हाज़मे के लिए मावन होते हैं। फिर ग़िज़ा मैदे में पहुँचती है। वहाँ मैदे के अज़लात से हाज़म निकलते हैं। इस तरह ग़िज़ा नरम होकर माए शक्ल इख्तियार कर लेती है, जैसे कीमूस कहते हैं। यहाँ से ये कीमूस आंतों में पहुँचता है। आंतों में मौजूद रुएं इसमें से अपना हिस्सा जज़्ब कर लेती है। इस अमल के दौरान में जब कीमूस आंतों में हरकत करता है तो आंतें सांप की तरह हरकत करती हैं।
تو آنتیں سانپ کی طرح حرکت کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی مناسبت سے اسے حرکت ہیوی کا نام دیا گیا ہے۔ باقی ماندہ فضلہ بڑی آنت میں چلا جاتا ہے، وہاں سے وہ جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ہضم کے دوران میں غذا جگر میں نہیں جاتی۔ مصنف نے جو کچھ لکھا ہے اپنے زمانے کی معلومات کے مطابق لکھا ہے۔ اس وقت جدید تشخیصی آلات موجود نہیں تھے، مثلا ایکس رے، ایکوگرافی وغیرہ وغیرہ، جن کی مدد سے بعد میں نت نئی معلومات حاصل ہوئی اور سابقہ نظریات میں اصلاح و ترمیم کے مواقع میسر آئے۔ غذا کے بعض اجزاء یہی رک جاتے ہیں، لیکن کیوں رک جاتے ہیں؟ اس کے کئی اسباب ہیں۔ کبھی غذا مناسب مقدار سے زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، یا کبھی غیر مناسب ترتیب سے کھائی گئی ہوتی ہے۔ کسی ایک وجہ یا تمام وجوہ کے باعث قوت ہاضمہ غذا کو ہضم نہیں کر پاتی۔ ان میں سے بعض اسباب تو ایسے ہیں کہ ان سے پوری طرح محفوظ رہنا انسان کے لیے عام حالات میں ممکن نہیں ہوتا، اسی لیے معدہ بیماریوں کا گھر کہلاتا ہے۔ اس جملے میں حکیم حارث بن خلدہ نے غالباً یہی اشارہ کیا ہے کہ غذا کم مقدار میں کھائی جائے، دل کی ہر خواہش پوری نہ کی جائے، اور فالتو چیزیں کھانے سے اجتناب کیا جائے۔ محترم ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔